चलो हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम लोग क्या करने वाले थे? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसका आज थर्ड क्लास होगा, ठीक है। पिछले क्लास हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? पिछले क्लास में हम लोग इलस्ट्रेशन वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल पढ़ रहे थे। उसमें कैसे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर किस तरह दिया जाता है, उसमें हम लोग 2-3 केस पढ़े थे। पहला केस क्या था कि जब रिटायरिंग पार्टनर का जितना शेयर होगा गुडविल का, उसको उसके प्रॉफिट शेयर रेशियो, टोटल गुडविल ऑफ फॉर्म निकलेगा, उसके रिटायरिंग पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर निकल जाएगा। तो उतना उसको कंपेंसेट किया जाता था, किससे? गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता था इन देयर कैपिटल, इन देयर गेनिंग रेशियो, और रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे। इस तरह होता था पहला केस। दूसरा केस क्या पढ़े थे? जहाँ पे गुडविल रेज करते थे और राइट ऑफ करते थे। उसमें भी दो तरीका था। पहला कि 100% पूरे बुक वैल्यू ऑफ जितना फर्म का जितना गुडविल का वैल्यू था उससे पूरा रेज किया जाता था और फिर राइट ऑफ किया जाता था। तो रेज करते थे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इसमें बढ़ता था इन द ओल्ड PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर जब राइट ऑफ होता था तो क्या होता था? फिर गुडविल अकाउंट जो खड़ा हुआ था, डेबिट हुआ था, वो क्रेडिट होगा, और अब जो डेबिट होगा उसमें सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, इन द न्यू PSR। ये हम लोग पढ़े थे। और तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे? तीसरा केस, जब गुडविल पूरे अमाउंट से रेज मत करो। कितने से रेज होता था? जब रिटायरिंग पार्टनर का जितना शेयर है उससे सिर्फ रेज होता था। तो उस केस में भी पढ़े थे हम लोग। उसमें सिर्फ गुडविल अकाउंट डेबिट करके सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे। कितने से? सिर्फ उसके शेयर से, ठीक है। और फिर उसको खत्म करने के लिए फिर वो गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता था और गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता था। ये सब पढ़े थे हम लोग। इस पे इलस्ट्रेशन बनाने भी बोले थे, इलस्ट्रेशन 23, 24, ठीक है। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में ही पढ़े थे। हिडन गुडविल भी निकालने सीखे थे। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये हम लोग पहले पिछले 2 चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। और इसमें भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, जहाँ पर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने सीखे थे। उसमें क्या सीखे थे कि डेबिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, वो हम लोग सीखे थे। रिवैल्यूएशंस का गेन कैसे बटेगा पार्टनर्स में, रिवैल्यूएशंस का लॉस कैसे बटेगा, ये हम लोग सीखे थे। तो यहाँ पर हम लोग पेज 18 में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का इसका अकाउंट बनाए थे। फिर इलस्ट्रेशन 25 बोले थे करने के लिए। इसमें सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं, एक बैलेंस शीट दिया गया है, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिया, तीनों पार्टनर्स था, दीपिका, ज्योतिका, आलिया। इलस्ट्रेशन 25 देखो, तीनों का ओल्ड PSR दिया है, बैलेंस शीट दिया गया है। बोला ज्योतिका रिटायर्ड हो गया, नया PSR दे दिया गया है, और ये सब सारा एडजस्टमेंट है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनाते हैं उसमें सारे एडजस्टमेंट को, जो डेबिट साइड आएगा उधर डेबिट साइड रखो, जो क्रेडिट साइड आएगा क्रेडिट साइड रखो। जो नेट, अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो गेन है तो वो पार्टनर्स के, ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा इन द ओल्ड PSR, ठीक है। वही 25 इलस्ट्रेशन वही है। अब उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे, ये पहला केस जो पढ़े थे, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट द रिवाइज्ड वैल्यू, ठीक है। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, उसका गेन लॉस ट्रांसफर होगा, और जो नया बैलेंस शीट बनता था तो उसमें जो एसेट्स है या लायबिलिटी है जो रिवाइज वैल्यू होगा वो बैलेंस शीट में आता था। लेकिन हम लोग दूसरा केस भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? दूसरे केस में हम लोग पढ़े थे कि जब एसेट्स और लायबिलिटीज का ना रिवाइज वैल्यू बुक्स में, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। बैलेंस शीट में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो बोलते कि नहीं, जो पुराना वैल्यू था ना वही रहने दो, बट जो रिवैल्यूएशन गेन लॉस है वो तो आपको निकालना ही निकालना होगा, और वो जो रिटायरिंग पार्टनर है या जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको आपको देना होता है, उसके हिस्से का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन उसको कंपेंसेट होता है जब वो छोड़ के जाता है तो, ठीक है।
तो यहाँ पर दूसरा केस हम लोग क्या पढ़े रहे थे कि जब रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, बुक्स में नए बुक्स जो बनेंगे बैलेंस शीट उसमें भी पुराना वाला ही एसेट्स और लायबिलिटीज का फिगर रिकॉर्ड होगा। तो इस केस में हम लोग क्या पढ़े थे कि नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन निकालते हैं हम लोग। रिवैल्यूएशन में पहले तो एसेट्स बढ़ रहा है तो उसको डालेंगे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में, लायबिलिटी घट रहा है उसको क्रेडिट में डालेंगे, फिर अगर एसेट घट रहा है तो वो डेबिट में आएगा, फिर लायबिलिटी बढ़ रहा है तो डेबिट में आएगा, उसको सबको जोड़ेंगे तो नेट इफेक्ट निकालेंगे। अगर गेन ऑन रिवैल्यूएशन है तो वो पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। पिछले केस में हम लोग सीधा रिवैल्यूएशन गेन को पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स थे, ऑल पार्टनर्स, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से बांट देते थे, बट यहाँ पर वो नहीं होना है। यहाँ पर क्या होगा, रिवाइज वैल्यू बुक्स में नहीं आ रहा है तो ये थ्रू एडजस्टमेंट कैसे होगा, थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट। देखो पेज 5.20 में ये बुक है ना, टीएस ग्रेवाल सर का एशियन पब्लिकेशन 2023 एडिशन, उसी से पढ़ रहे। पेज 5.20 में हम लोग व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट शोन एट द रिवाइज वैल्यू पढ़े थे। उसमें क्या निकाले थे, कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन वो किए थे। उसके बाद क्या किए थे, गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिए थे। कैसे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करोगे तो गेन और सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ था, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में गेन है तो क्या होता था, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग यानी रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर रिवैल्यूएशन में लॉस है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग पिछले चैप्टर में भी ये सब पढ़ चुके हैं, ये नेट इफेक्ट की तरह से किस तरह रिवैल्यूएशन का गेन लॉस बढ़ता है। ठीक है, थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट इसका एडजस्टमेंट होता है, इसमें गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। और ये जो एसेट्स और लायबिलिटी का रिवाइज वैल्यू ये बैलेंस शीट में नहीं आता, बैलेंस शीट में पुराना ही आता है, पिछले चैप्टर में भी पढ़े। ठीक है, देखो उसका इलस्ट्रेशन भी हम लोग एक पढ़ रहे थे, कल ही बनाए थे। एग्जाम्पल में देखो, अमित सुमित जतिन वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, उनका ओल्ड पीएसआर दिया गया है पेज 5.20। ठीक है, अमित सुमित जतिन, हम लोग कौन सा बुक्स फॉलो करते हैं वो भी लिख देना है यहाँ पे। टीएस ग्रेवाल सर का है, एशियन पब्लिकेशन है 2023 एडिशन। ठीक है, ये बुक फॉलो करो तो पेज नंबर सबसे कोई मिला नहीं पाएगा। चलो पेज 5.20 में हम लोग ये दूसरा तरीका नेट असेस नेट इफेक्ट मेथड से हम लोग रिवैल्यूएशन का गेन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उसका हम लोग पढ़ लिए थे कैसे होगा कि अगर गेन है तो गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग या रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और अगर लॉस है नेट इफेक्ट अगर नेगेटिव है तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ो, एग्जाम्पल जो दिया गया है, अमित सुमित जतिन तीनों पार्टनर, तीनों पीएसआर ओल्ड पीएसआर 5:3:2 दिया गया। बोल रहा जतिन रिटायर कर रहा है और अमित और सुमित फ्यूचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ओल्ड पीएसआर दिया गया है, न्यू पीएसआर 1:1 है, यानी 1/2 होगा। They decided to record the effect of the following revaluation without affecting the book's value of the assets and liability by passing an adjustment entry। देखो इसमें क्वेश्चन में क्लियरली लिख दिया गया क्या, they decided to record the effect of revaluations। वो रिवैल्यूएशंस का इफेक्ट तो लेना चाहते हैं बट एसेट्स और लायबिलिटी का रिवाइज वैल्यू बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करना चाहते, विदाउट अफेक्टिंग द बुक्स वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट ही होता है। ठीक है, तो देखो क्या है, लैंड का बुक वैल्यू 5 लाख से 550 हो गया, प्लांट मशीनरी का वैल्यू देखो 2.5 लाख से 240 घट गया, सन्डी क्रेडिटर घट गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया। ठीक है, तो पता है एसेट जब बढ़ता है तो प्लस होगा 50,000, एसेट घट रहा है तो 10,000 माइनस होगा, प्लांट मशीनरी जब घट रहा है तो क्रेडिटर घट रहा है तो 5,000 प्लस होगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो
15,000 माइनस होगा तो नेट इफेक्ट 30,000 प्लस है, ठीक है। अब ये 30,000 कैसे बटेगा? अब पहले तो गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। यहाँ पर वर्किंग देखो क्या हो गया है, स्टेप 2 तीनों का ओल्ड पीएसआर दिया गया, न्यू पीएसआर दिया गया, सैक्रिफाइस गेन दिया गया है, जिसमें से कि जतिन से सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, और गेन कौन कर रहा है? सुमित। मतलब पूरी जतिन को कौन कंपेंसेट करेगा? सिर्फ सुमित करेगा, अमित नहीं कंपेंसेट करेगा। क्यों? क्योंकि गेनिंग अमित को गेन ही नहीं हो रहा। अमित जितना पहले करता था उसका पीएसआर वही उसका न्यू पीएसआर है, ठीक है। तो यहाँ पर जतिन का हिस्सा ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन 30,000 है, ठीक है। उसमें से 2/10 शेयर जतिन को मिलना था तो उसका 2/10 कितना हो गया? 2/10 इंटू 30,000 कर दो, 6,000 हो गया। तो देखो इसमें एडजस्टमेंट एंट्री क्या हुआ? गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दैट इज सुमित का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जतिन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सिंपल। चलो ठीक है। उसके बाद पेज 5.21 पे आओ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अभी तक इधर सिर्फ गुडविल का एडजस्टमेंट पढ़े, पीछे रिवैल्यूएशन गेन लॉस पढ़े। अब रिजर्व्स का अगर बुक में रिजर्व पड़ा है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़ा है या एक्यूमुलेटेड लॉस पड़ा है तो उसका कैसे एडजस्टमेंट एंट्री होता है, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, इसे पुराने चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कैसे हम लोग करते थे? चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं। यहाँ पर क्या था? एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या एंट्री पास करते थे? अगर जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट, अगर बुक्स में ये लोग क्रेडिट आता है तो इसको खत्म करने के लिए डेबिट होता था, और कोई रिजर्व है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और कोई रिजर्व है वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट, और कुछ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, उसमें भी बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस है तो ये भी खत्म करेंगे, ठीक है। ये सब जब खत्म होता है कैसे होता है? टू ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है इसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब पुराना, रिटायरमेंट के पहले का जो तीनों जितने पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयर। अब इसमें से देखो ये तो नॉर्मल एंट्री होता है जो हम लोग पढ़े थे रिजर्व्स में, पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे कि रिजर्व सबको खत्म किया जाता है बुक से, तो इसी तरह किया जाता है। कैसे कि जनरल रिजर्व बुक्स में क्रेडिट में आ रहा है तो वो डेबिट होगा, और पुराने जो पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो वो भी डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपेंसेशन का भी पढ़े थे, प्रॉफिट लॉस भी पढ़े थे, ठीक है। लेकिन इसमें और हम लोग ये पढ़े थे ना, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में मान लो 100 रुपए है, लेकिन उसमें से क्लेम आ गया। क्लेम मतलब किसी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 20 रुपए गिर गया, ठीक है। तो बोलता था इस रिजर्व से 20 रुपए तो पहले वहां दे दो, उधर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दो, ठीक है। बचा हुआ 80 रुपए फिर पार्टनर्स में बांट लो। ये हम लोग पहले भी पढ़े थे, वो यहाँ भी फॉलो होगा। सब पहले जो पढ़े सब वही फॉलो होगा, ठीक है। कोई नया चीज नहीं है इस चैप्टर में। उसी तरह वर्कमैन कंपेंसेशन में भी बोले थे, अगर मान लो यहाँ पर 100 रुपए है लेकिन 80 रुपए का क्लेम आ गया, कोई वर्कर को चोट लग गया वो क्लेम कर लिया, तो बोलता है इस पहले से इस 100 रुपए में उस 80 रुपए उस वर्कमैन क्लेम में डालो, क्रेडिट करो, और 20 रुपए ही सिर्फ पार्टनर को बटेगा, ठीक है। लेकिन ये भी पढ़े थे कि अगर 100 रुपए है और 120 रुपए का क्लेम आ गया तो बोलता पार्टनर को तो कुछ नहीं बटेगा, सीधा 120 रुपए क्लेम अकाउंट में जाएगा और 20 रुपए आपको एडिशनल, और इसके लिए रिजर्व बनाना था जो आपने नहीं बनाया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा, यानी कि वो लॉस होगा। एडिशनल 20 का आपको रिजर्व बनाना था, ठीक है।
वहाँ पर इवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। जैसे पुराना चैप्टर याद करो, सब याद आ जाएगा। अगर अच्छे से पढ़े हो पुराना चैप्टर तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये बटेगा। और अगर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, यानी बिजनेस को लॉस है, या फिर वो हम लोग पढ़े थे ना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या उस तरह फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह कुछ है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। अगर इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक्स में बैलेंस शीट में डेबिट फिगर है, यानी कि बैलेंस शीट के डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा हुआ है, उसमें डेबिट बैलेंस है यानी बिजनेस का लॉस है, तो क्या कर रहा है, उसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, पीएल अकाउंट डेबिट है तो उसको क्रेडिट करोगे, और ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा किस रेशियो में, जो उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। ये हम लोग पहले भी पढ़े थे पुराने चैप्टर में। और इसी केस में अगर प्रॉफिट एंड लॉस के अलावे और भी जैसे फिक्टिशियस एसेट है तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे टू, देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंड या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बोल लो, या कोई अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो भी डेबिट बैलेंस होता है, तो वो भी क्रेडिट होगा, तो वो खत्म होगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का यही एंट्री होता है, यही जर्नल एंट्री हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको डिटेल में अभी नहीं बताएंगे। चलो इलस्ट्रेशन 26 करते हैं। इलस्ट्रेशन 26 देखो पेज 5.22 क्या बोल रहा है, XYZ पार्टनर्स है, इसको रहने दो। इलस्ट्रेशन 22, इलस्ट्रेशन 28 पढ़े क्या, ये CBSE दिल्ली, चलो पढ़ लो तीनों, 26, 27, 28 तीनों पढ़ लो, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। देखो इलस्ट्रेशन 26 में क्या बोल रहा है, XYZ पार्टनर है इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, तीनों का दिया गया है। जेड को रिटायर कर रहा है और रिटायरमेंट के डेट में बोल रहा है देखो ये आइटम बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है, क्या क्या जनरल रिजर्व एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या होगा जनरल रिजर्व कैसे बटेगा, जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड में होता है बैलेंस शीट के, तो ये डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स तीनों XYZ का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा इन द रेशियो 3:2:1। पहला देखो एंट्री वाई हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट मींस बिजनेस को लॉस है, तो वो खत्म कैसे होगा, पीएल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो डेबिट क्या हुआ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा किस रेशियो में, XYZ का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा इन द PSR 3:2:1। तो देखो दूसरा एंट्री यही हो गया, 15,000 को बांटा है लॉस को। और क्या बोल रहा है देखो, और बोल रहा है इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 1,20,000, तो इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो कोई रिजर्व्स तो नहीं होता है ना, ये तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को नहीं बांटते हैं, लाइबिलिटी क्यों बटेगा, वो उसका पार्टनर का हिस्सा थोड़े है कि उसको बांट दें। इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मतलब जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका हर सैलरी से कुछ कट के PF अकाउंट में जाता है जो उनको रिटायरमेंट के समय मिलता है, ये रखो यार। तो ये कोई रिजर्व्स वगैरह नहीं है, तो ये तो नहीं बटेगा, ये बुक्स में ऐसे ही पड़ा रहेगा बैलेंस शीट में, आगे भी EPF बोल के 1,20,000, तो इसका कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, और उसके बाद क्या देखो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, ये रिजर्व है, इसको बांटना होता है आपको पता है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। इसके अगेंस्ट क्या कोई क्लेम है, लिख रहा है विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत नहीं है, और क्लेम भी मतलब कुछ नहीं है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और सॉरी, ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तो क्रेडिट में रहता ही है बैलेंस शीट में, तो ये डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट XYZ का क्रेडिट होगा। तो देखो यही है 12,000 डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू XYZ क्रेडिट। ठीक है, चलो ये इलस्ट्रेशन 26 हो गया। सिंपल है, देखो कुछ भी है नहीं, बट मैं ऐसे ही कंसेप्ट के लिए बता दिया। 27 देख लेना,
इसमें जनरल रिजर्व है 40,000, उसमें से बोल रहा है कि 40,000 जो जनरल रिजर्व है ना, उसमें से 25% आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हटा देना है। तो यानी कि उसका 25%, यानी 10,000 हटा के 30,000 बटेगा, और 10,000 कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट एक अलग क्रेडिट हो जाएगा, वहां पे चला जाएगा। तो देखो इसका एंट्री क्या है, जनरल इलस्ट्रेशन 27 पेज 5.22, जनरल रिजर्व अकाउंट 40,000 से डेबिट हो गया, और क्रेडिट क्या क्या हुआ, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, कुछ नहीं दिया गया है क्वेश्चन में रेशियो, तो इक्वल हो गया 10-10-10, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी 25% यानी 10 वहां भी चला गया। ठीक है, इलस्ट्रेशन 28 देखो पेज 5.23, ये सब सिंपल है, खुद करना चाहिए, बट क्या ही बोलूं। देखो इलस्ट्रेशन 28 भी सिंपल है, उसी तरह बना लेना आप सब, दो तो बता ही दिया, 26, 27, 28 भी सिंपल है। चलो अब देखो पेज 5.23 में क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। अभी तक हम लोग जो ये वाला एंट्री पढ़े थे, इसमें क्या हो रहा था, इसमें जितना भी बैलेंस शीट्स में, पुराने बैलेंस शीट में ये सब पड़ा था, ये सब खत्म हो जा रहा था, इसका एडजस्टमेंट एंट्री उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट होके खत्म हो जा रहा था, और जो नया बैलेंस शीट बनेगा वहां पर ये सब फिगर नहीं अपीयर होगा, याद रखना। अब दूसरा तरीका क्या बोल रहा है, जैसे हम लोग रिवैल्यूएशन वाला में पढ़े थे, नेट इफेक्ट निकाल के उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है, वहां पर सब उठा के नहीं बांट दे रहा है इन देयर ओल्ड पीएसआर, ठीक है, वहां पर यहाँ पर हम लोग नेट इफेक्ट निकालेंगे, गेन है कि लॉस है। ठीक है, तो देखो इसमें भी क्या करना है, एडजस्टमेंट पेज 5.23 पढ़ो, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट रखा है तो पढ़ो। At the time of retirement of a partner, remaining or continuing partner may decide to retain the existing reserves, accumulated profit and losses। क्या बोल रहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है रिटायरमेंट के बाद, उनका कहना है कि भैया ये सब जो फिगर है ना बुक्स में वैसे ही रहने दो, नया जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, हमको सबको खत्म नहीं करना है। तो जैसे ही इस तरह का बात आ जाता है तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना है, यानी हमको किस तरीके से बनाना है, हमको एडजस्टमेंट थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट करना है, गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो देखो इसका स्टेप्स क्या क्या है। पहला, डिटरमाइन द नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। नेट इफेक्ट क्या होता है, सबको जोड़ेंगे, जो भी क्रेडिट वाला होगा सब जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, वर्कमेंस कंपेंसेशन, उस सबको जोड़ देंगे, जो ये प्लस वाला, लॉस वाला, ये सब लॉस वाला इसको माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट लॉस में डेबिट बैलेंस है या डेफर्ड रेवेन्यू है इसको माइनस करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो नेट इफेक्ट प्लस होगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, तो नेट इफेक्ट अगर प्लस है दैट इज गेन, बिजनेस का गेन है वो एक तरह से, तो वो कहाँ बटेगा, वो गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा इन द गेनिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, उसको जिस रेशियो में वो सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो यही देखो स्टेप 2 में कैलकुलेट गेन ऑफ ईच पार्टनर, कैसे गेन ऑफ ईच पार्टनर निकालेंगे, थ्रू देयर ओल्ड न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर कर लो तो उसका गेन या सैक्रिफाइस निकल जाएगा। अब कैलकुलेट शेयर ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द नेट इफेक्ट। अब उनका नेट इफेक्ट में उनका गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके उनका नेट इफेक्ट में उनका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग अमाउंट निकल जाएगा, और उसी का एंट्री कर दो, जो अमाउंट निकला उसको गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का निकला। चलो इलस्ट्रेशन 29 देखो, चलो इलस्ट्रेशन 29 बना ही देते हैं। ये हम लोग दूसरा तरीका एडजस्टमेंट का कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे रिवैल्यूएशन में पढ़े कि जब रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी, जैसे रिवैल्यूएशन में बुक्स में चेंज नहीं होगा, मतलब उसका रिवाइज वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करना, पुराना वैल्यू ही रिकॉर्ड करना है। यहाँ भी उसी तरह बोल रहा है कि रिजर्व्स वगैरह सब
बुक्स में, नए बुक्स में नया बैलेंस शीट जो बनेगा उसमें वैसे ही पुराने के ही तरह सेम फिगर में आना है, बट उसका इफेक्ट तो मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर को, तो कंपेंसेशन तो मिलेगा, तो सिर्फ वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 29 देख। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, नेट इफेक्ट निकालो, कैसे निकलेगा? जनरल रिजर्व $60,000 बुक वैल्यू है, कंटिजेंसी रिजर्व, ये भी रिजर्व ही है, ये भी बटेगा, ठीक है 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस में देखो क्रेडिट बैलेंस है, तो ये भी ऐड ही होगा, क्रेडिट बैलेंस है तो ये ऐड होगा, अगर डेबिट रहता तो ये माइनस होता, याद रखना। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? बैलेंस शीट में डेबिट साइड में होता है, ये एक्सपेंसेस है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना है? 10,000। ठीक है, नेट इफेक्ट कितना हो रहा है? 60 लाख, मतलब 90,000 हो जा रहा है। अब इस 90,000 में क्या पूरे 90,000 को बांटना है? सबका पहले रेशियो निकालो, जो रिटायरिंग पार्टनर का जितना शेयर होगा उसी को कंपेंसेट करना है ना, तो पहले 80 इसमें रेशियो निकालो, आनस विश्वास, क्योंकि आपको इसको बांटना है, इसका नेट इफेक्ट विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, मतलब रिवाइज जो बैलेंस शीट, नया बैलेंस शीट बनेगा, नया बैलेंस शीट जो बनेगा उसमें ये सब फिगर इतना ही अमाउंट से आएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो इसका अनस विश्वास और मनीष है, इसका न्यू पीएसआर बोल रहा है, विश्वास को रिटायर कर दे रहा है, और ये हो रहा है 5/9 4/9। ठीक है, ये इनका न्यू पीएसआर है। ओल्ड पीएसआर कितना है? पहले इक्वल था 1/3, गेन है तो प्लस है तो गेन, माइनस है तो सेक्रीफाइस, तो ये माइनस है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और इसका निकालो, आनस का न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा? 5/9 माइनस 1/3, 3 कितना हो गया? 9 3 27, 15, 6/27, और मनीष का कितना है? 4/9 माइनस 1/3, 12 माइनस 3/27 इसका है, तो इसका गेन हो गया 6/27, इसका गेन हो गया 3/27। ठीक है, इसको भी सेम डिनोमिनेशन में ले आओ, इंटू 9/9 मल्टीप्लाई कर दो तो 9/27 हो जाएगा, यानी गेन ये लोग 6/27 3/27 गेन कर रहा है, ये कितना लॉस कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है 9/27। ठीक है, तो अब क्या बटेगा? ये इसका 9/27 इसको मिलेगा, विश्वास को मिलेगा, और उसको कंपेंसेट करेगा, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? एडजस्टमेंट एंट्री, इन दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, माइनस कैपिटल अकाउंट, और मनीष ये दोनों कंपेंसेट करेगा, किसको करेगा?
सेक्रीफाइसिंग या रिटायरिंग पार्टनर जो है ठीक है, कितना होगा कंपेंसेट, इसका 90,000 का 9/27 करो, 9/27 ऑफ 90,000 यहाँ पे 30,000 ये हो जाएगा क्रेडिट, और इसका डेबिट क्या होगा 6/27 यहाँ हो जाएगा 20,000 हो जाएगा सर, और यहाँ पर हो जाएगा उसका 3/26 देखो बस यही एडजस्टमेंट एंट्री है, सिंपल, कुछ नहीं करना था आपको, ये ज़्यादा आसान तरीका होता पुराने वाले से। यहाँ पर आपको नेट इफेक्ट निकाल लो, सीधा रेशियो गेनिंग निकाल लो और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर दो। पुराने वाले जैसा नहीं सब उठा के बढ़ जाएगा ऑल पार्टनर्स से इन द ओल्ड PSR, वैसा नहीं है, उसमें सब बढ़ जाता है और नई बैलेंस शीट में ये सब फिगर अपीयर ही नहीं होगा। बट इस तरह से ये सब खत्म नहीं हुआ, इसका इफेक्ट सिर्फ खत्म कर दिए हैं वो लोग आपस में अपने कैपिटल अकाउंट से सेटल कर दिए हैं, लेकिन ये अब नए बैलेंस शीट में ये अब भी अपीयर होगा। ठीक है, तो ये दो तरीका होता है एडजस्टमेंट का, ये हम लोग पिछले 2 चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। एक जब रिवाइज वैल्यू बुक्स में आएगा, और दूसरा जब रिवाइज वैल्यू नए बुक्स में नहीं आएगा। तो ये जब रिवाइज वैल्यू नए बुक्स में नहीं आएगा, सॉरी, रिवाइज वैल्यू नए बुक्स में नहीं आएगा, मतलब ये सब पुराना वाला जो है वही आएगा बुक्स में। ठीक है, इसमें ये खत्म नहीं होगा, इसका इफेक्ट लेके खत्म कर दिया, बट ये पुराने बुक्स में आ रहा है, पुराने बुक्स में जो है वही वो नए बुक्स में कंटिन्यू करेगा। ये हम लोग तीनों केस में पढ़े थे। जब रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटी होता था उसमें भी देखते थे कि क्या रिवाइज वैल्यू बुक्स में आ रहा है। अगर रिवाइज वैल्यू बुक्स में आ रहा है तो रिवैल्यूएशन का गेन लॉस सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता था, जैसे भी इन देयर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड PSR। लेकिन जब रिवाइज वैल्यू नहीं बुक्स में लेते थे, बुक्स में जो पुराना एसेट्स का ही फिगर है या लायबिलिटी का जो पहले था वही रिकॉर्ड होगा, तो उस केस में क्या करते थे, थ्रू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्टमेंट होता था। तो सेम उसी तरह रिजर्व्स में भी है क्या कि रिवाइज मतलब इसको खत्म हो जाना चाहिए, बट वो खत्म वाला नहीं हो रहा, ये अब भी पुराना फिगर ही आ रहा है, तो इन दैट केस उनके कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा। और अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये नहीं, ये पूरा सब बढ़ रहा है, खत्म हो जा रहा है, नए बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, क्वेश्चन में आपको खुद समझना है। जब क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि बुक्स में कंटिन्यू करेगा सेम फिगर, तब आपको ये नेट इफेक्ट वाला तरीका अपनाना है। जब बुक्स में कुछ नहीं दिया रहेगा तो वो आपको पहले वाला तरीका अपनाना है कि पूरा उसका जो भी रिजर्व है या लॉस है उसका टोटल उठा के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है इन देयर ओल्ड PSR। चलो इलस्ट्रेशन 29 हो गया। अब देखो ये पेज 5.25 आओ, ये सबसे मेन चीज यही है, इस पूरे चैप्टर का क्रक्स यही है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर, मतलब कोई अगर फर्म में 3 या 4 या 5 जितने भी पार्टनर्स है उसमें से 1 या 2 पार्टनर कोई भी मान लो रिटायर हो रहा है। तो जब पार्टनर रिटायर होता है तो फर्म की क्या जिम्मेदारी होती है कि उनका जितना भी बुक्स में पड़ा हुआ है उसका एसेट्स का, उसका लायबिलिटी का, उसका रिजर्व्स में, उसका PL अकाउंट में, उसमें सब में से उसका हिस्सा निकाल के, गुडविल हो गया, सब में से उसका हिस्सा निकाल के उसको दे दो ताकि वो चला जाए अपना पार्टनरशिप छोड़ के। ठीक है,
और इसका एडजस्टमेंट कैसे निकलता है उसे हम लोग पढ़ ही चुके हैं, गुडविल का, रिजर्व्स का, ये सब कैसे बढ़ता है। अभी पहले 2 क्लास पहले, और ये अभी तीसरे, इसमें हम लोग पीछे सारा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को देखना है कि जो पुराने पार्टनर है वो नए पार्टनर को किस तरह कंपेंसेट करते हैं। मतलब वो जो उनका शेयर पहले निकाल लिया, उसका कैपिटल अकाउंट बन गया, उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस आया उनके कैपिटल अकाउंट में, रिटायरिंग पार्टनर का जो क्लोजिंग बैलेंस आया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मीन्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ देयर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट के बाद जितना भी उसके बुक्स में उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आया उतना उसको दे देना होता है, उतना उसको रिटायरिंग पार्टनर को कंटिन्यूइंग पार्टनर दे देता है। अब वो देने का तरीका इसमें बताया गया है और क्या क्या अमाउंट उसको ड्यू होता है वो बताया गया है। ठीक है, तो चलो ये पढ़ते हैं। अमाउंट्स ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जब रिटायर पार्टनर कर रहे हैं तो उनको क्या क्या अमाउंट ड्यू होता है, किस किस चीज में उसका हिस्सा बनता है। देखो क्या हो रहा है, अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर किस तरह निकालते हैं, इज डिटरमाइंड, कैसे निकलता है, बाय प्रिपेयरिंग हिज हर कैपिटल अकाउंट, उसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, उसमें जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं सब करने के बाद जो उसके कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो उसको दे दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस ही है, उसको क्रेडिट बैलेंस है तो उसको देना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ जाए, मतलब फर्म को ह्यूज लॉस है, उसको जब लॉस भी बांटा तो पता चला उल्टा पार्टनर को देना नहीं है उससे और लेना है पैसे, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट को दिमाग में रखना है कि जरूरी नहीं है रिटायरिंग पार्टनर को फर्म दे ही, फर्म ले भी सकती है। कंटिन्यूइंग पार्टनर ये भी बोल सकती है कि भैया तुमको कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा तुम पैसे दे के जाओ। क्यों, जब बिजनेस को ह्यूज लॉसेस हुआ है, लॉस का भी बंटवारा करने के बाद पता चला कि उसका कुछ कैपिटल निकल नहीं रहा है, जितना पैसा लगाया था वो सब तो जा ही रहा है, उल्टा उसको कुछ और दे के जाना होगा छोड़ने में। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट को ध्यान में रख के हमको आगे बढ़ना है और क्या क्या अमाउंट ड्यू है वो देखते हैं और कैसे निकलता है अमाउंट ड्यू। रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है तो उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही उसका अमाउंट ड्यू होता है। ठीक है, देखो एंट्रीज दैट इंक्रीजेस द क्लेम ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, क्या बोल रहा है, किस किस एंट्रीज से रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा बढ़ रहा है। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को ज्यादा मिलेगा, कैसे, अगर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब उस पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, डेबिट बैलेंस मतलब पार्टनर देगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट है तो मतलब पार्टनर्स का क्लेम बढ़ रहा है। गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, उसमें हिस्सा मिला तो मतलब उससे पार्टनर्स का जो रिटायरिंग पार्टनर उसका हिस्सेदारी बढ़ा, मतलब उसको उतना पैसा मिलेगा तो उसका क्लेम बढ़ेगा। शेयर ऑफ रिजर्व्स और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में भी जब उसको बंटवारा होगा तो उससे भी इसका क्लेम बढ़ेगा रिटायरिंग पार्टनर का, उसका अमाउंट जो उसको बढ़ेगा क्योंकि ये भी उस पर ऐड हो जाएगा ये सब भी। गुडविल का उसके शेयर का गुडविल, उसके जो पीएसआर था उसमें जब पूरे फर्म का गुडविल निकाल के उसके पीएसआर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना हिस्सा उसको कंपेंसेट करेगा सैक्रिफाइस गेनिंग पार्टनर, तो ये भी उसके क्लेम में ऐड हो जाएगा तो उसका क्लेम बढ़ेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, कोई सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ है वो भी उसके क्लेम में ऐड होगा। और कौन कौन सा किस किस इफेक्ट से उसका क्लेम डिक्रीज होगा, जब उसके डेबिट बैलेंस होगा उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में, या फिर कोई इंटरेस्ट ड्राइंग होगा या उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो उससे क्लेम होगा। कोई लोन वोन ले चुका है वो रिटायरिंग पार्टनर तो उससे वो माइनस होगा, उसको जितना देना है उससे वो लोन का अमाउंट माइनस होगा तो क्लेम कम होगा। अगर फर्म को लॉस है तो उस लॉस में भी उसका बंटवारा होगा तो उससे उसका क्लेम घटेगा रिटायरिंग पार्टनर का। और अगर रिवैल्यूएशन में भी लॉस है तो वो लॉस का भी उसको बंटवारा होगा तो उसमें भी उसका क्लेम घटेगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, दो तरीके से पहले तो आप क्या करते हो, अमाउंट ड्यू
टू रिटायरिंग पार्टनर्स। ठीक है, हम ये निकालते हैं कि भैया रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायर कर रहे हैं उसको कितना टोटल अमाउंट ड्यू है, वो हम निकालेंगे, उतना हम उसको दे देंगे। तो इसके लिए क्या बनता है, रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे। इसमें क्या करते थे, कोई ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन का गेन से हिस्सा इसको मिला, कुछ गुडविल का इसका शेयर था, ठीक है, उसके बाद कुछ रिजर्व्स वगैरह सबसे बटा, ठीक है। उसके बाद जो इसका क्लोजिंग बैलेंस आया, क्लोजिंग बैलेंस जो भी आया XYZ, इतना क्या होता था, इतना उसको देना है जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसका जिम्मेदारी है कि रिटायरिंग पार्टनर को उसका जो अमाउंट है ड्यू ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट उतना उसको दे दे। अब इसका दो तरीका है, कैसे, या तो वो सीधा पैसा उठा के दे देगा। जब पैसा उठा के दे देगा पार्टनर्स लोग, कंटिन्यूइंग पार्टनर जब सीधा उसको पेमेंट कर देगा तो क्या एंट्री होगा, क्या एंट्री होगा बताओ आप लोग। पेमेंट करेगा, पैसा बिजनेस से निकलेगा कैश में फॉर्म में या बैंक अकाउंट से, तो वो क्या हो जाएगा, एंट्री क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश या बैंक से निकलेगा। इसका जो भी शेयर रिटायरिंग पार्टनर का देगा, तो पैसा उठा के दे रहा मान लो, तो उस केस में कैश या बैंक से निकलेगा, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो था वो अब खत्म हो जाएगा, वो बिजनेस से बंद कर देगा। बिजनेस बोलेगा तुमको तुम्हारा पैसा दिया, अब तुम्हारा कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। तो उसमें कैपिटल अकाउंट में जितना भी क्रेडिट बैलेंस था ये सब एक्यूमुलेट होके, तो उसको क्या करेगा, डेबिट करके खत्म कर देगा। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। ये पहला केस है। कौन सा केस, जब बिजनेस क्या कर रहा है, बोल रहा है आपका कितना ड्यू है वो हम निकाल लेंगे और आपको हम पैसे दे दे रहे हैं, पूरा दे दे रहे हैं एक बार में। तो वो क्या किया, पूरा कैश बैंक को क्रेडिट कर दिया उतने से, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, उसको पूरा पैसा दे दिया, बोला अब तुम्हारा चैप्टर क्लोज, अब आपके मेरे बुक्स में आपका कैपिटल अकाउंट बोल के कुछ नहीं आएगा, खत्म। ठीक, दूसरा केस क्या होगा, ये मान लो केस 1 है, जब पूरा पैसा उठा के दे दिया जा रहा है। ठीक है, केस 2 क्या हो सकता है, यहां पढ़ते हैं। ठीक है, केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 में पार्टनर्स कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या बोलता है ना कि चलो एक काम करते हैं ना, अभी रहने दो, अभी आपका जितना ड्यू है ठीक है हम निकाल ले रहे हैं, बट हम आपको अभी तुरंत पैसा नहीं दे रहे हैं, हम आपका कैपिटल अकाउंट क्लोज करके एक लोन अकाउंट खोल दे रहे हैं, उसमें आपका जितना अमाउंट है वो पैसा ट्रांसफर कर दे रहे हैं, और उस लोन अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट भी देंगे जब तक हम आपको पैसा लौटा नहीं दे आपके। ठीक है, दो तरीका हम बताएं। पहला क्या, जितना अमाउंट ड्यू है पहले आप वो कैलकुलेट करो, और कंटिन्यूइंग पार्टनर मान लो डिसाइड करता है कि भैया उसको खत्म करो, जितना पैसा उसको दे दो, तो कैश बैंक क्रेडिट कर दिया और उसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करके बिजनेस से उसका कैपिटल अकाउंट खत्म कर दिया, और बोला भैया राम राम आप जाओ, आपका कुछ भी नहीं है हमारे बिजनेस में, आपका कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है। दूसरा केस क्या होता है, जब रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट नहीं मिल रहा है, उस केस में क्या बोल रहा है, उस केस में कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलता है एक काम करो सर, आपका जितना ड्यू है ना उसको उठा के हम क्या कर दे रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दे रहे हैं। मतलब आपका जितना ये अमाउंट ड्यू था ना,
उससे आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दे रहे हैं, मतलब बिजनेस में आपका कैपिटल अकाउंट बोल के क्लोज कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप रिटायर हो गए, अब आपका कैपिटल अकाउंट बिजनेस नहीं कैरी करेगा, उसको खत्म कर दिया। लेकिन पैसे आपको अभी नहीं दे रहे हैं, पैसे हम देंगे जब हमारे पास पैसा आएगा, या बिजनेस के पास जब उतना पैसा आएगा तब देंगे, या धीरे धीरे देंगे, आराम से देंगे। तो क्या कर रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करके ना क्या कर रहा है ना, एक उसका लोन अकाउंट खोल ले रहा है। रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट कर दे रहा है, मतलब बिजनेस में अब उसका कैपिटल बोल के कुछ नहीं है, वहां से पूरा जितना ड्यू था वो निकाल के उसके एक लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये इसका एंट्री होगा। ठीक, अब देखो, अब ये लोन अकाउंट में कर दिया, तो मान लो ये 1 साल तक, 1 साल बाद दे रहा है, या 3 महीने बाद दे रहा है, या 6 महीने बाद उसका पेमेंट कर रहा है, तो 6 महीने तक इंटरेस्ट उसको देना होगा ना। क्यों? क्योंकि उसको देना था आपको उस दिन में, आप उसके 6 महीने बाद उसको पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, क्या बोलता है पार्टनरशिप एक्ट भी बोलता है कि अगर आप एग्रीमेंट आपस में कर लो, जब कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या करेगा, रिटायरिंग पार्टनर के साथ एग्रीमेंट कर लेगा और उसको बोलेगा कि हम जितना भी आपका अमाउंट ड्यू है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, और आपके सर्टेन परसेंटेज आपको लोन देंगे, मान लो 10%, 12%, 15%, 18%, 20%, 8%, जो भी है, अगर वो एग्री कर लिए तो उस रेट से उसको लोन अमाउंट जो भी है उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा, रिटायरिंग पार्टनर को इंटरेस्ट के साथ लौटाना होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है, कुछ भी एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं है, इन दैट केस क्या होगा, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम 6% इंटरेस्ट उसको देना होगा। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो क्या करेगा, रिटायरिंग पार्टनर को एटलीस्ट मिनिमम 6% पर एनम के रेट से उसको जो अमाउंट ड्यू है उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट भी देगा। तो जब इंटरेस्ट बिजनेस किसी को देती है तो क्या होता है, उसका एंट्री बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर रही है, क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो गया, डेबिट द एक्सपेंसेस, रूल पढ़ो, फॉर्म क्या की, रिकॉर्ड की, जब उसको इंटरेस्ट उस पर कुछ दी तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, बट इंटरेस्ट उसको अभी तुरंत पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट भी इसी अकाउंट में जुड़ जा रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पर 100 रुपए था, एक सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं, यहाँ पर 100 रुपए उसका, ठीक है, उसके अकाउंट में था, और 1 साल आफ्टर 1 ईयर बाद उसको पेमेंट कर रहे हैं अमाउंट को, तो 1 ईयर तक इंटरेस्ट भी उसको देना होगा, और इंटरेस्ट का रेट मान लो 10% डिसाइड हुआ। ठीक है, इंटरेस्ट रेट एट 10%, ये एग्जांपल देके समझा रहे हैं। तो आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट भी आपका ड्यू हो जाएगा, तो 100 पे 10 रुपए यहाँ हो गया, और वो 10 रुपए भी अभी इसको पेमेंट नहीं कर रहे, तो उसके कैपिटल अकाउंट में, लोन अकाउंट में ही ऐड हो गया। कैपिटल अकाउंट क्यों लिख रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट खत्म हो चुका है, अब सब कुछ उसके लोन अकाउंट से डील होगा जब तक उसको पूरा पैसा नहीं दे देते। ठीक है, 100 रुपए मान लो उसका ड्यू हुआ था, तो 100 रुपए उसके कैपिटल अकाउंट से उठा के उसके लोन अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, अब वो 1 साल तक उसको पैसा नहीं दे रहा है, 1 साल के बाद दे रहा है उसको पेमेंट, तो 1 साल तक उसको इंटरेस्ट भी देना होगा। अगर वो लोग आपस में 10% से एग्री किया है, तो 10% इसका 100 रुपए का 10 रुपए इंटरेस्ट बन गया,
बिजनेस के लिए खर्चा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, सॉरी लोन अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब मान लो वो सब पेमेंट कर दे रही है, अब क्या कर रही है फर्म 1 साल बाद उसको पूरा पैसा दे रही है, तो उस केस में क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन अकाउंट में कितना जमा हो गया, 100 रुपया तो उसका ड्यू था, 10 रुपया इंटरेस्ट भी जमा हो गया, तो वो खत्म करेगा कैसे, रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट डेबिट 100 रुपया प्रिंसिपल और 10 रुपया इंटरेस्ट टू किससे पेमेंट कर रहा है, फर्म या बिजनेस जो है कैश या बैंक से उसको पैसा दे दे रहा है। ठीक है, देखो इस चैप्टर में बेसिकली क्वेश्चन जो भी आएगा इसी पे आएगा कि कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है पार्टनर्स को और उसको कैसे दे रहा है, उस पे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके उस पे इंटरेस्ट के साथ दे रहा है कि उसको एक बार ड्यू अमाउंट के साथ पूरा पैसा एक बार दे दे रहा है। दोनों केस अलग अलग पढ़ेंगे, इसी का आगे जर्नल एंट्रीज भी होगा। पहला केस आपको बताएं कि हम पहले अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग पहले कैपिटल अकाउंट बनता था उसी तरह कैपिटल अकाउंट सब पार्टनर्स का बनेगा और उसमें जो एडजस्टमेंट होता है सब करने के बाद बनेगा, तो उसमें से हम रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देख लेंगे, उसका क्लोजिंग बैलेंस जितना रहेगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दैट इज द अमाउंट ड्यू टू हिम, उतना अमाउंट उसको पे करना होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर को। क्यों, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, उसके हिस्से का सारा कुछ उसको दे देना है, तो ये अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको देने का 2 तरीका होगा। क्या, पहला तरीका रिटायरिंग पार्टनर्स को दे देगा पूरा पैसा उठा के, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो बोलेगा भैया इसको खत्म करो कहानी इसका, इसको कुछ रखना अपना नहीं है, तो जितना अमाउंट ड्यू था उतना उसके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया और कैश बैंक से क्रेडिट करके उसको चैप्टर क्लोज कर दिया। ठीक है, दूसरा केस हम आपको क्या बताएं, दूसरा केस ये होगा जब रिटायरिंग पार्टनर्स का तुरंत उसको पैसा नहीं दिया जा रहा, मान लो बिजनेस के पास उतना पैसा नहीं है या वर्किंग कैपिटल में फंसा हुआ है, उस पैसा आने वाला बिजनेस को, तो दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर लोग बैठ के एक एग्रीमेंट करता है कि भैया हम आपको ना एक काम करते हैं, हम आपको 1 साल तक, 1 साल के बाद आप पैसा ले लेना या 6 महीने के बाद पैसा ले लेना, अभी बिजनेस में पैसा आएगा तो आपको दे देंगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं फ्री में नहीं रख रहे हैं, आपको इंटरेस्ट भी देंगे। तो इन दैट केस रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जितना भी अगर 100 रुपये ड्यू था तो उसको उठा के उसके लोन अकाउंट बोल के खोल दिया बुक्स में और लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब उस लोन अकाउंट में इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, जैसे ही लोन आप किसी से लेते हो तो क्या आपको इंटरेस्ट हर महीना देना होता है, हर साल 6 महीने 3 महीने जितने पे इंटरेस्ट देना होता है जैसा एग्रीमेंट होता है। तो अब 1 साल मान लो हो गया, आफ्टर 1 ईयर उस लोन अकाउंट पर इंटरेस्ट भी अराइज हो जाएगा, कितना, अगर 10% से है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 10%, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर दिया और रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट में ही वो 10 रुपये ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि अभी वो पैसा तो दिया नहीं था तो उसके अकाउंट में ही 10 रुपये और चला गया, 100 तो था ही, 10 रुपये इंटरेस्ट का भी ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद जब उसको पेमेंट किया तो क्या किया, उसका लोन अकाउंट को खत्म कर दिया, कितना से 100 रुपये ड्यू था और 10 रुपये इंटरेस्ट था और कैश बैंक से क्रेडिट करके खत्म। अब बैलेंस शीट में उसका लोन अकाउंट भी अपीयर नहीं होगा, अब उसका चैप्टर क्लोज। पहला चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाता जब उसका कैपिटल अकाउंट ही खत्म करके कैश बैंक से दे देता। दूसरा में कैसे क्लोजिंग का तरीका, उसको पहले लोन में ट्रांसफर कर रहा है, फिर लोन पे इंटरेस्ट दिया और जब लोन अकाउंट क्लोज किया तो उसको बंद करके बैंक से पैसा निकाल दिया। दोनों तरीका है, तो ये 2 तरीका हम लोग आगे पढ़ेंगे। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स आप पढ़ो, इसमें क्या क्या ड्यू है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू पढ़ो, पेज 5.25 में क्लियरली लिखा है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कितना, मिनिमम 6% पर एनम तो देना, उस पर देना ही होगा। ठीक है, मेथड्स ऑफ पेमेंट 2 तरीका बताएं। पहला तरीका पेमेंट इन लमसम, ठीक है, पहला तरीका यहाँ पे बताएं
जब पूरा पैसा उठा के दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन लंप सम। सेकंड अमाउंट क्या बोल रहा है, सेकंड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब उसको एक बार में पैसे नहीं दे रहे हैं, उसको पहले उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, उसके बाद लोन पे जितना जितना इंटरेस्ट आएगा, मान लो अगर एग्रीमेंट में हो गया कि हर 3-3 महीने पे आपको 25% ऑफ योर जितना ड्यू था प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको हर 3-3 महीने पे देगा, तो इंस्टॉलमेंट बांध के भी आप कर सकते हो। हम यहाँ पर एग्जांपल दिए कि उसको 1 साल बाद पूरा पैसा दे दिया। जरूरी नहीं है एग्रीमेंट में लिखा हो कि हर 3-3 महीने पे उसको प्रिंसिपल 25% जितना उसका ड्यू है उसका लौटाओ और इंटरेस्ट के साथ, तो उस तरह भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। बट जर्नल एंट्री सबका उसी तरह होगा, खाली डेट चेंज हो जाएगा। देखो पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट का जर्नल एंट्री क्या किया, यही किया, पहला पढ़ो, अमाउंट ड्यू इज ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। अमाउंट ड्यू इज ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद फॉर इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, अगर 1 साल बाद दे रहे हैं तो 1 साल का इंटरेस्ट बिजनेस में प्रोवाइड किया, उसको भी कहाँ ऐड किया, रिटायरिंग पार्टनर के लोन में वो चला गया। और जब इंस्टॉलमेंट का पे कर रहा है या फिर पूरा अमाउंट पे कर रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये 2 एंट्रीज मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर है। इसको आप लोग जनरल एंट्री बताए दिए, इसको पढ़ना, ठीक है। अब देखो इलस्ट्रेशन 31 सीबीएसई 2017 में आया गया है, इसको करते हैं। 1 मिनट थोड़ा देख लें, एक काम करो, अभी रहने दो, मुझे दूसरा काम है, तो आज यहीं तक रहने दो। आप लोग ये सब एंट्री जो मैं बताया हूँ, जो समझाया हूँ, एक पेज 5.25 पे है, पेज 5.26 पे पूरा ये सब समझना। इलस्ट्रेशन 30 करने का कोशिश करना, नहीं तो अगली क्लास में कराएंगे। और पीछे जो पूरा एडजस्टमेंट का एंट्री बताए, इरेजिंग राइटिंग ऑफ गुडविल या जो भी था, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, दोनों तरीका से जब वो बुक्स में पुराना वैल्यू ही अपीयर होगा तो उस केस में कैसे होगा, नेट इफेक्ट वाला और ऐसे नॉर्मल वाला, तो सब आप प्रैक्टिस करो और इसको भी पढ़ो। इसके पेज 5.27, 5.28, 29 इलस्ट्रेशन ना 33, 34, 35 तक कोशिश करना बनाने का, 36 तक, बाकी अगले क्लास में ऐसे कराएंगे, बट ये सब पढ़ो, ठीक है। चलो अभी रहने दो, अभी क्लोज करते हैं। और क्या काम करना है आपको, प्रैक्टिस तो करना ही है। दूसरा क्या काम है, जिसको भी नीड है, जो 12 का क्लासेस करता है, ट्यूशन करता है, जो ये बुक फॉलो करता है, आप उससे शेयर कर सकते हो, उसको बेनिफिट हो जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ फ्री हैं और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज बाय पेज सब इलस्ट्रेशन के साथ, कंसेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो बाय।